जिला अस्पताल में शिशु गहन चिकित्सा इकाई PICU को विधायक गौतम ने किया लोकार्पित। स्तनपान प्रबंधन इकाई LNU को मुख्यमंत्री ने डिजिटली किया लोकार्पित। विधायक गौतम ने आधुनिक सुविधाओं युक्त एम्बुलेंस देने एवं 1 लाख लीटर क्षमता की टंकी बनवाने की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। प्यारा राजस्थान स्वास्थ्य दिवस के पावन अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय केकली ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अस्पताल में अत्याधुनिक शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU का भव्य लोकार्पण किया। यह इकाई क्षेत्र के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी और उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराएगी। इस इकाई में कुल 8 मरीजों को भर्ती की सुविधा रहेगी। आए सबसे पहले प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जांगीर ने विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया। आज ही के दिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डिजिटल माध्यम से राजकीय जिला चिकित्सालय केकली में स्तनपान प्रबंधन इकाई लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट LMU का भी लोकार्पण किया। यह इकाई माताओं को स्तनपान के महत्व और सही तरीकों के बारे में जागरूक करेगी, साथ ही उन्हें स्तनपान कराने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने में भी सहायता प्रदान करेगी। धर्मों से, सभी समाजों से और सभी सरकारों से में इस पहल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और चिकित्सालय प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार जांगीर के साथ डॉक्टर राजेंद्र मौर्य, डॉक्टर सविता मौर्य, डॉक्टर मनोज नागर, नर्सिंग अधीक्षक मदन लाल अलोरिया, सीनियर नर्सिंग अधिकारी कोमल परिहार, अरविंद छिपा, नवजात शिशु इकाई प्रभारी आलोक कुमावत, स्तनपान प्रबंधन इकाई प्रभारी विमला मीना, शिशु रोग गहन चिकित्सा इकाई प्रभारी बलवंत राव, हॉस्पिटल केयर टेकर बुद्धि प्रकाश मेवाड़ा, नर्सिंग ऑफिसर पदम जैन तथा अन्य नर्सिंग स्टाफ, मंत्रालय कर्मचारी लक्ष्मण खंडेलवाल, कयामुद्दीन कुरैशी, अश्विनी वैष्णव, छितर लाल मीना, शंकर लाल मीना, जमादार संजय शर्मा और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह लोकार्पण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। ये पहल स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नई इकाइयों के लोकार्पण को क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और उम्मीद जताई कि इससे आमजन को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की और विश्वास जताया कि इन नई इकाइयों के शुरू होने से केकली क्षेत्र में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने चिकित्सालय प्रशासन को इन इकाइयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस शुभ अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकली को अपने विधायक कोष से एक ICU एम्बुलेंस देने की घोषणा की है। साथ ही आगामी समय में चिकित्सालय में पोस्ट ऑपरेटिव ICU तथा पैलिएटिव केयर ICU 1 लाख लीटर की पानी की टंकी की भी घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन नर्सिंग ऑफिसर निखिल कुमार साहू ने किया है। PMO डॉक्टर साहब मौर्य साहब, उनकी पत्नी, समस्त डॉक्टर बंधु, पत्रकार बंधु और आमजन, बड़ा हर्ष का विषय है कि अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने जो बच्चों की, नवजात शिशु की जो ICU का आज हमने उद्घाटन किया है उसके बारे में बता रहे थे और माँ का स्तनपान कि प्रथम माँ ही बच्चे का सब कुछ होता है उसके बारे में प्रकाश डाल रहे थे। शायद जब तक मुझे याद है कि 2013 से 2018 में जब मैं विधायक था, राजस्थान की सरकार, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने पहल की थी कि हर जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की तरह माँ के दूध की एक बैंक बने। वो 15 के बजट में, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से कि उस मेडिकल की जब डिमांड की, अनुदान की मांग थी, तो मैंने मेडिकल पे बोला था और उसमें मैंने सरकार की प्रशंसा की थी कि ये एक नवजात बच्चों के लिए वरदान होगा कि ऐसे बच्चे बहुत सी बीमारियों के तहत किसी माता के स्तन में
दूध नहीं होता है, ऐसे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, जयपुर रेफर करना पड़ता है। लेकिन इस सरकार की इस योजना की वजह से बहुत बड़ा एक नवजात शिशु को लाभ मिला। और ये बीच में इस काम को पीछे सरकार हमारी नहीं थी तो रोक दिया गया, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि 2015 के बजट में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने राजस्थान में एक साथ 7 मेडिकल कॉलेज नए खोले थे। और मैंने उस बजट में अनुदान की मांगों में कहा था कि हमने 7 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद 2015 तक राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 7 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। तो डॉक्टर हम कहां से लाएंगे, प्रोफेसर पढ़ाने के लिए कहां से लाएंगे? 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से आगे चल के 1 साल बाद डॉक्टर की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई गई थी। तो सरकार ने, पिछली सरकार ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया था, उसी के कारण आज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और जो सरकार की सुविधाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। मित्रों, आज जैसा विदित है, ऑपरेशन होने के बाद मरीजों की विशेष देखभाल के लिए पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू, कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, उसके लिए पैलिएटिव केयर आईसीयू है। मरीजों द्वारा तथा मरीजों के परिजनों के अस्पताल में छोटी टंकियों के बारे में बार बार खाली होने की वजह से आने वाली समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 लाख लीटर की बड़ी पानी की टंकी यहाँ पे बनाई जा रही है। डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के प्लेटलेट जैसे ब्लड कंपोनेंट के लिए ब्लड बैंक से कंपोनेंट यूनिट का निर्माण किया जाता है। जैसा आपको विदित है कि ब्लड बैंक की स्थापना भी पिछले कार्यकाल में जब मैं विधायक था तो राज्य सरकार के अनुशंसा पे यहाँ ब्लड बैंक की स्थापना हुई थी, शायद जैसा कि आपको याद है। मित्रों, ये ऐसी सरकार है जो गांव गरीब के समुचित सोच के लिए अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का किस तरह से लाभ हो। और मैं आज इस अवसर पे डॉक्टर से भी कहना चाहता हूँ, मेडिकल स्टाफ से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को भगवान के बाद यदि किसी को दर्जा दिया जाता है तो डॉक्टर को दिया जाता है। कि मरीज जब अस्पताल में जब कोई बीमारी होती है, जब उसको कोई भी परेशानी होती है तो सीधा अस्पताल की तरफ मुंह करता है। और जब अस्पताल आता है तो डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि उस मरीज को बड़े प्यार रूपी भाव से, भावनात्मक लगाव से उस मरीज से बात करें, उस मरीज से पूछे कि आपकी क्या बीमारी है। तो निश्चित रूप से वो भगवान की तरह सोचता है कि अस्पताल आने के बाद वो डॉक्टर उसमें भगवान का साष्टांग को देखता है कि ये मेरे ईश्वर है। और ये कोई नहीं, ये जब आप खुद डॉक्टर या कंपाउंडर या अस्पताल में रहने वाला व्यक्ति खुद यदि भर्ती हो जाता है, खुद यदि भर्ती होता है, मैं आपको निवेदन करूं क्योंकि जीवन में सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले फरवरी के अंदर मेरे को महाकुंभ जाने का अवसर मिला और उसी समय मैंने वायरल हो गया। वायरल में हर व्यक्ति के शरीर में एक वायरस बोलो या कुछ भी बोलो, वो सबके अंदर रहता है और जब बुखार आती है तो लाखों में से एक एक्टिव हो जाता है। तो एक बेल्स पॉलिसी नाम की बीमारी होती है जो कभी सुना भी नहीं। तो यहाँ से एक नर्व आके और यहाँ तक इस पूरे शरीर हिस्से में काम करती है जो 6 आप कहते हैं ब्लड की रक्त वाहिनियां होती और उसमें वो प्रॉपर काम नहीं करती। बुखार के कारण 25%, 30% तो किसी का मुंह तिरछा हो जाता है, किसी के ये अंग शून्य हो जाता है। मेरे भी 9 फरवरी को ये दिक्कत हुई। मैं 10 तारीख को गया, आंखें टेस्ट कराई। आंखें टेस्ट कराने के बाद आंखें प्रॉपर थी, आंखों में विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं, मेरे मित्र हैं डॉक्टर जगदीश मोदी, उनके चैम्बर में सोफे पे लेटा हुआ। उनकी नजर मेरे चेहरे पे गई और उन्होंने कहा शत्रुघ्न जी खड़े होना। मैं खड़ा हुआ, बोले एक बार मुंह में हवा भरना, तो मुंह में हवा नहीं भरी गई। तो उन्होंने कहा कि न्यूरो से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम। डॉक्टर्स को बुलाया,
एक डॉक्टर ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, 3 से ओपिनियन ली, एक बोलते हैं स्टेरॉइड देंगे, दूसरे कहते हैं स्टेरॉइड नहीं लेंगे। लेकिन जो भी करना था, मैं तीनों चारों डॉक्टरों से एमआरआई भी कराई, और किसी को कहा तो उसने कह दिया कि गौतम जी के तो लकवा आ गया। जो मेरे शुभचिंतक थे वो बेचारे चिंतित हुए, जो विरोधी थे वो बड़े खुश हुए कि उनके तो हो गया काम, वो तो गए। तो उस 7 दिन के पीरियड में जो मैंने महसूस किया, अजमेर में भी वो गंभीर होता है तो अजमेर से उसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। तो ये गंभीरता केकड़ी अस्पताल के चिकित्सक को देखनी चाहिए कि अजमेर जाके इसको वापस जयपुर नहीं रेफर किया जाए। तो अगर ऐसा लगता हो कि ये मरीज जयपुर लायक है, अजमेर जाके भी इसको जयपुर रेफर किया जाएगा, तो क्यों न आप उसको यहीं से ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए एक चिकित्सक या एक कंपाउंडर को भेजते हुए जयपुर क्यों न रेफर कर दे। कितनी बार मैं देखता हूँ कि यहाँ से अजमेर रेफर करेंगे और फिर अजमेर से वो जयपुर रेफर होगा और जयपुर में वो बगरू के आसपास दम तोड़ दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये आप लोग सुनिश्चित करें कि मरीज कहाँ जाना चाहिए। इस मरीज ये अजमेर पहुंचेगा तो किस परिस्थिति में, क्योंकि डॉक्टर सब चीजें जानते हैं, बहुत लंबा अनुभव होता है। और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पथरी में आपके पथरी एक तो पेशाब की नली में फंस जाती है, एक काय में स्टोमक में फंसती है। क्या डॉक्टर साहब, स्टोमक में फंसती है, पित्त की थैली में। तो मुझे एक SMS में एक डॉक्टर साहब से मेरा परिचय हुआ, जिंदल साहब से। उन्होंने कहा शत्रुघ्न जी मैंने 76,000 पित्त की थैलियां निकाल दी। तो जिसने 76,000 लोगों की पित्त की थैलियां निकाल दी होगी वो कितना एक्सपीरियंस और कितना अनुभवी डॉक्टर होगा। तो ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को ही नसीब होता है। प्राइवेट अस्पताल आप खुद जानते हो क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी दुकान है, क्या नहीं है, ये सब चीजें आपको पता है। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि चिकित्सक सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से, हमारे मन में भाव होना चाहिए कि मरीज मेरे अस्पताल में आया है तो ये जल्दी ठीक होके जाए, ये जल्दी स्वस्थ होके जाए। वो बड़ी दिल से दुआ देगा, वो दिल से दुआ देगा। और होना नहीं होना तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। मेरे एक मित्र हैं अजमेर कोटा में, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और बहुत विद्वान व्यक्ति है, डॉक्टर निर्मल शर्मा। एम्स दिल्ली से उन्होंने MBBS किया और PG जयपुर SMS से किया। वो मुझे सुनाते एक बार कह रहे थे कि शत्रुघ्न जी मैं मेडिकल कॉलेज जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर था। एक मरीज मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे साहब सीने में दर्द हो रहा। मैंने उसका देखा, ECG करा, एको किया, पता चला कार्डियक पेन है। तो उसको मैंने ICU में एडमिट कर दिया, दवाइयां, उपचार चालू हो गया। 5-7 दिन बाद उससे मिलने के लिए उसका एक पड़ोसी था जो डाकपाल विभाग में पोस्टमैन का काम करता था। वो मिलकर उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे भी ऐसे सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने उसका भी ECG इको किया और उसको कहा कि तेरे भी वही प्रॉब्लम है जो तेरे पड़ोसी के है, तू क्यों नहीं उसके पड़ोस में जाके लेट जा और तेरे को भी भर्ती करना पड़ेगा। बोला, उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं भर्ती नहीं होऊंगा, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब ऐसा सीरियस पेशेंट यदि कहना नहीं माने और बिना कहे डॉक्टर की सलाह नहीं माने वापस चले जाए तो मन में पीड़ा होती है। मन में एक ऐसा लगता है कि यार ये मरीज बचेगा नहीं। 15-20 दिन बाद वो वापस आया। वापस आके उसने कहा कि डॉक्टर साहब आज दर्द ज्यादा है। मैंने उसकी फिर ECG इको किया तो उसने डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं तेरे प्रॉब्लम गंभीर है, तू लेट जा, तू भर्ती हो जा। उन्होंने कहा साहब वो पहले लेटा था उसका क्या हुआ? कि वो तो मर गया। बोले साहब वो कमजोर था वो, इसलिए वो आपकी बात मान के और वो भर्ती होके और वो चला गया। और वो व्यक्ति 10 साल तक उसने कोई दवाई नहीं ली और डाक बांटता रहा, डेली साइकिल चलाता रहा। डॉक्टर साहब जोधपुर से जब कोटा आए तब भी देख के कहते थे कि यार ये मरीज चल रहा है। तो आदमी का मनोबल जो आत्मबल होता है वो मजबूत होता है। तो निश्चित रूप से कोरोना के अंदर हमने देखा
आप खुद ने भी महसूस किया होगा। यहाँ पे केकड़ी अस्पताल या जयपुर में या जिस भी अस्पताल, केकड़ी अस्पताल से मेरे पास फोन आते कि रात को तो बहुत अच्छी बात कर रहा था और सुबह ही चला गया। पूछा क्यों चला गया कि साहब उसकी दाई तरफ और बाई तरफ दोनों बेड वाले रात को खत्म हो गए, उनके डर से वो भी खत्म। तो निश्चित रूप से ये मित्रों बीमारी भी मनोबल का खेल है। मानता हूं कि बीमारी होती है, लेकिन हमारे में ठीक होने का जज्बा होना चाहिए कि हम जल्दी ठीक होके इस अस्पताल को जे टाटा बाय बाय करके जाना है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियां हमें आज स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। आज हर व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूं कि 40 के बाद का जीवन डॉक्टर के सानिध्य में, डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में आज भी लोग ये सोचते हैं कि ब्लड टेस्ट नहीं कराऊं, जांच नहीं कराऊं, कोई बीमारी आ जाएगी तो क्या करूंगा। मैं कहता हूं भाई बीमारी आ जाएगी, साइकिल के पिंचर हो जाते हो, एक जिसको लगता है कि पिंचर निकल के एक जिसको रबड़ की वो लगा देते हैं तो पिंचर तैयार हो जाता है। ये जीवन है, ये मनुष्य का जीवन है। अगर कोई छोटी मोटी कमी होगी तो दवाई से ठीक हो जाएगी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे साहब रात को सोया था सुबह उठा भी नहीं। तो महीने उसी के ऊपर कार्य किए जाते हैं। इस वर्ष की जो थीम है वो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने परिवादिया शबनम की ओर से भरण पोषण की याचिका जो पेश की थी उसको माननीय न्यायालय ने खारिज करने का आदेश पारित किए। इस मामले में शबनम की ओर से ये तथ्य प्रस्तुत किए गए कि उसकी शादी 2019 में शब्बीर के साथ हुई थी और उसके बाद उसके शादी के कुछ समय बाद ही इससे 5 लाख रुपये मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी, जो नहीं देने पर उसको घर से निकाल दिया और उसने ये कहा कि भाई मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। और जबकि उसका जो पति है उसके मेडिकल स्टोर है और उसके ट्रैवल एजेंट भी है, उसकी काफ़ी अच्छी इनकम है, इसलिए उसने भरण पोषण की मांग की थी। इसके विपरीत मेरी ओर से शब्बीर की तरफ से पैरवी करते हुए यह तर्क दिया गया है कि चूँकि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो रखी थी, इसलिए दूसरी पत्नी वो इसलिए लाया ताकि उसके बच्चों की परवरिश हो सके। इन सारी बातों की जानकारी उसको शबनम को अच्छी तरह की थी। उसके परिवार वालों ने जानते हुए सब देखने के बाद शादी की। तो शबनम ने अपने जो पारिवारिक और जो जिम्मेदारी थी उसको निभाई नहीं, 3 बच्चों की परवरिश उससे नहीं कर पाई और वो यहाँ करके पीएम में बैठ गई। उसके बाद उसको कई बार पति लेने भी गया और उसको समझाया लेकिन वो नहीं मानी और मीनवाइल उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर ये दावा प्रस्तुत कर दिया। और जब शब्बीर उसको बार बार लेने गया तब उसने स्वेच्छा से तलाक भी लिख दिया था, जो मुस्लिम समाज के हिसाब से खुला तलाक होता है। लेकिन फिर बाद में झूठे तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगाते हुए एक भरण पोषण की मांग की। तो मेरे द्वारा ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय में पेश किए गए। बताया गया कि जानबूझ करके इसने अपने पति का घर छोड़ा है। उन सब तथ्यों को और मेरे द्वारा पेश किए गए बहस में दिए गए तर्कों को मानते हुए माननीय न्यायालय ने परिवार की ओर से प्रस्तुत भरण पोषण का दावा खारिज किया।